हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। मैं कमलेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं एडुटेरिया का 5000 प्लस, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज का जो सेट प्रैक्टिस होगा वो 10वां सेट प्रैक्टिस है। इससे पहले मैंने 9 सेट प्रैक्टिस करा चुके हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे BPSC हो गया, RS हो गया, MPPSC हो गया, UPSC हो गया, रेलवे हो गया, बिहार सचिवालय, बिहार शिक्षक भर्ती, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो इसे देखना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेट प्रैक्टिस 10। आज का पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था? अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जहांगीर का दरबारी कवि जो था अबुल हसन था। ठीक है, तो चलिए इसे क्वेश्चन कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था, और जहांगीर का शासन जो था वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहां का जो शासनकाल था उसे हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। और मुगल वंश का जो काल था वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर का जो शासन था वो पेटीकोट प्रथा के लिए काफ़ी फेमस हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ठीक है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका आंसर जो होगा वो बांग्लादेश। आप लोग अगर मैप थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो मैं एक चीज़ आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि आप लोग जो है ना भूगोल टॉपिक पढ़ेंगे तो हमेशा मैप का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश जो है वो किधर है? भारत के पूर्वी हिस्से में, देखिएगा इस साइड में है। ठीक है ना, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक, ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और यहाँ पर बांग्लादेश है और यहीं पर त्रिपुरा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो मेघालय तो आता ही आता है, मिजोरम भी आता है, त्रिपुरा भी और असम भी। ये चारों जो राज्य हैं वो बांग्लादेश से मिलते हैं। तो बांग्लादेश से मिलने वाले राज्यों का जो क्रम है वो आप देख लीजिए, उसको एक ट्रिक से याद रखेंगे हम, मी में त्री अप। ठीक है, मी में त्री अप। तो 5 जो स्टेट हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद आपका हो गया असम और पश्चिम बंगाल। ये पांचों जो राज्य हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। ठीक है, और त्रिपुरा जो है, इसमें हमेशा क्वेश्चन त्रिपुरा से बनता है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से जो है उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम और साउथ, मतलब कि 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा जो है किस देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो है बांग्लादेश। तो 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम दर्शाना है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पश्चिमी घाट है क्या। पश्चिमी घाट जो है एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तो आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप जो है यहाँ पर इस तरह से जो है, तो यहाँ से गुजरात को अगर हम शुरू करते तो गुजरात से लेकर केरल तक का जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी घाट पहाड़ियों का एक श्रृंखला है। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ गए। तो इसमें पूछ रहा है कि इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण, तो पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी हैं उनका जो है उत्तर से, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम सजाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर जो होगा ये ए ऑप्शन होगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो है, नीलगिरी की पहाड़ी वो तमिलनाडु में आती है। ठीक है ना, नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। उसके बाद आता है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ एरिया में है। और उसके बाद है दक्षिण पूर्व केरल में जो है इलायची की पहाड़ियाँ है। ठीक है, केरल में इलायची की पहाड़ियाँ है। तो ये तीनों जो है ना उत्तर से दक्षिण का क्रम, यही सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, तो भूगोल को हमेशा मैप के द्वारा आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी आप जल्दी से याद कर पाएंगे। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा। उसी तरह अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुदी, ठीक है, अनईमुदी, ठीक है, अनईमुदी। और इलायची की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण पूरब केरल में है, दक्षिण पूरब केरल में। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइए कि जो मैं चारों ऑप्शन को या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करता हूं तो इससे आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो जाते हैं? नहीं तो मैं सीधे ऑप्शन बता दूंगा, लेकिन मुझे आशा है और ऐसा करने से ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 1 से 4-5 क्वेश्चन अगर आपको याद होते हैं तो वो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तभी मैं ऐसा करता हूँ, इससे मुझे भी फ़ायदा होता है और आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा, तो अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो होगा गोवा होगा, ठीक है, गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है, ठीक है, पणजी। और गोवा किस नदी के किनारे है? तो गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे, ठीक है, मांडवी नदी के किनारे। बिहार की राजधानी पटना, कर्नाटक का बेंगलोर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 5 नंबर क्वेश्चन। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5.5 से कम, ठीक है, 5.5 से कम होगा तो वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.5 कम होने से अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था, ठीक है, सोरेनसन ने किया था। और पीएच मान से रिलेटेड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, पीएच मान जो होता है सबका अलग अलग होता है। 8.4 जो है समुद्री जल का होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है। उसके बाद पीत रस का, जिसे हम इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, तो 7.7 होता है, ठीक। 7.4 जो होता है वो ब्लड का होता है, खून का होता है, ठीक है। उसके बाद 6.5 जो होता है वो लार का पीएच मान होता है। 6.4 जो होता है दूध का होता है। 6 जो होता है मूत्र का होता है। 2.8 जो होता है वो आपका शराब का होता है। 2.4 जो है वो सिरका का होता है और 2.2 जो होता है वो नींबू का होता है। तो सारे पीएच मान एक साथ आपको मैंने बता दिया, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो आपका हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, तो 9 जुलाई को, ठीक है ना, 9 दिसंबर, एक मिनट सॉरी मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? 6 का आंसर मैं देख लेता हूँ। 6 का आंसर सही है, बी होगा, जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। अगला पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, इसके इसलिए वो आदमी जो है ना सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो भाग 3 जो है 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। तो इसमें जो है 32 अनुच्छेद जो है ये हमें 5 प्रकार की रीट जारी करने का उच्चतम न्यायालय को ये ऐसा प्रावधान दिया गया है उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, अनुच्छेद 32, ठीक। सॉरी मैं थोड़ा सा बताने में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए बोलने में थोड़ा परेशानी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम पढ़ लेते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, तो सॉरी नागरिकता के बारे में, नागरिकता भाग 5 में क्या है? नागरिकता के बारे में। और भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में जो है राज्य के बारे में बताया गया है 152 से 237 अनुच्छेद तक, ठीक है ना। और नीति निर्देशक जो है भाग 4 में वो कहाँ से कहाँ है? 36 से 51 तक, ठीक। और भाग 5 में नागरिकता जो है वो आपका बताया गया है 5 से 11 अनुच्छेद तक, 5 से 11 अनुच्छेद तक,
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन से हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस अधिवेशन से हुई? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। तो आप डेट से याद कर लीजिएगा। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बनारस अधिवेशन जो किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता जो थे राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन राजकुमार शुक्ल के साथ एक और व्यक्ति थे जो मुकुटधारी प्रसाद चौहान थे, ठीक है, मुकुटधारी प्रसाद चौहान उनके साथ थे। और स्वामी सहजानंद जो थे वो किसान आंदोलन से रिलेटेड थे, ठीक है, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से रिलेटेड थे। और महात्मा गांधी बिहार की धरती पर जो आए थे वो 10 अप्रैल 1917 को बिहार की धरती पर आए हुए थे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए और अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए वो बिहार आए थे। किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष का एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि आयकर प्रत्यक्ष कर है, आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर में आपका क्या आ जाएगा? निगम कर, आयकर, उपहार कर, ठीक है, संपत्ति कर और विरासत कर, ये सारे जो हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? प्रत्यक्ष कर में। और अप्रत्यक्ष को अगर आपको याद करना है तो उसमें आ जाएगा बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क जिसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी, उस उत्पाद शुल्क हो जाएगा, और म से मनोरंजन कर, ठीक है। तो ये आप अप्रत्यक्ष कर का बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर और मनोरंजन कर, ये सारे क्या हो जाएंगे? अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष कर में क्या होगा? निगम कर, आय कर, ठीक है, निगम कर, आय कर, उपहार कर, उसके बाद संपत्ति कर और विरासत कर, ठीक, ये सारे चीज़ हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों आप लोगों को याद हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ठीक है, किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो कार्नेटाइट जो है वो यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, ऑप्शन सी सही होगा। तो यूरेनियम का एक और अयस्क होता है जो बहुत ही फेमस है, पिंच ब्लेंड, ठीक है, पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का संकेत यू होता है, बेरिलियम का संकेत बी होता है, ठीक है, कॉपर का Cu हो जाएगा और क्रोमियम का Cr हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो थे वो लिनियस थे, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गकी का पिता, ठीक है। डार्विन ने जैव सिद्धांत दिया था। थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान के पिता के नाम से थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। और हिप्पोक्रेटस को जो है ना चिकित्सा विज्ञान का जनक जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो संविधान संशोधन जो है वो है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। इस संशोधन के द्वारा बताया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल से रिलेटेड कुछ चीज़ और जान लेते हैं। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में है कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित रहेगी, राज्यों में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 156 के 1 में बताया गया है, ठीक है, उसके कार्यकाल, ठीक, उसके कार्यकाल को। और 155 में उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया, नियुक्ति के बारे में 155 में। और 156 के 1 में बताया गया है उसका कार्यकाल। और 156 के 2 में बताया गया है पद विमुक्त, ठीक है, पद त्याग के बारे में। 159 अनुच्छेद में बताया गया है शपथ के बारे में। 159 में क्या बताया गया है? शपथ ग्रहण। 161 में उसका क्षमादान के बारे में बताया गया है। और 213 अनुच्छेद में राज्यपाल को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। तो ये राज्यपाल से फैक्ट है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से बैक करके सुनिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, राज्यपाल। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 15 नंबर। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके शासक के दरबारी कवि थे, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो जयदेव। जयदेव जो है किसके दरबार में रहते थे, तो वो थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो लक्ष्मण सेन जो था वो सेन वंश का सबसे अंतिम सम्राट था, ठीक है ना। बंगाल के सेन वंश का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक। तो इस वंश ने, सेन वंश ने सबसे प्रथम बार जो है अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। ये VBI क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है। सेन वंश जो था प्रथम बार जो है सबसे पहली बार अभिलेख को हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो हंटर कमीशन जो था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था 1882 ईस्वी में, ठीक है ना। 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो हंटर कमीशन का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा विभाग आयोग, ठीक है। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा आया था। तो ये प्राथमिक शिक्षा को जो है मजबूती पर जोर दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से अनुच्छेद 244 संबंधित है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है, ठीक है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, ठीक है। भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है कि वैसा देश, मतलब मान लेते हैं कि ये कोई देश है, इसका एक नक्शा है, इसके चारों तरफ जो है कोई देश ही हो, ठीक है। कोई देश ही हो मतलब भूमि से रिलेटेड हो, ठीक है। इसके चारों तरफ कोई समुद्री एरिया नहीं हो तो उसे हम भू आवेष्टित देश कहते हैं। वैसा देश जिसके चारों ओर जो है भूमि ही भूमि हो, समुद्री मार्ग बिल्कुल ना हो, समुद्री तट का नामो निशान नहीं हो, वैसे देश को हम भू आवेष्टित बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन भू आवेष्टित देश नहीं है, तो रूस जो है ये भू आवेष्टित देश नहीं है, क्योंकि ये जो है ना चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसकी तरफ समुद्री तट नहीं है। तो अफगानिस्तान है, बोलिविया है, मंगोलिया है। तो पूरे विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जो भू आवेष्टित देश है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। का भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, बोलिविया हो जाएगा, ठीक है ना। अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, उसके बाद पराग्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। जितना भी मिस्तान कस्तान वाला जो देश है वो सारा जो है भू आवेष्टित देश है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है, तो वो है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो नूर सुल्तान है। कहाँ है, नूर सुल्तान, ठीक है, जो एशिया में पड़ता है, आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई है, ठीक है ना। विनय पिटक और सूत पिटक की रचना जो की गई है वो प्रथम बौद्ध संगीति के समय की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और बच जाता है, अभिधम पिटक, ठीक है ना। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और एक अभिधम पिटक है, तीन है, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो अभिधम पिटक जो था, अभिधम पिटक, उसका जो रचना किया गया था वो तीसरे में किया गया था। किस में किया गया था, तीसरे में, अभिधम पिटक की, ठीक। तो इससे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विनय पिटक की जो रचना किया था वो किसने किया था, तो उपाली ने किया था, उपाली ने। विनय पिटक की रचना किसने किया था, उपाली ने किया था। और विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में चर्चा किया गया है। सूत पिटक की रचना जो की थी वो आनंद ने किया था। सूत पिटक की रचना किसने की थी, आनंद ने किया था। और बुद्ध के उपदेशों का जो
प्रावधान है वो सूत पिटक में है, पूरा उपदेश जो है वो सूत पिटक में है। और अभिधंग पिटक की जो रचना की थी मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन के बारे में बताते हैं। बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताते हैं वो है अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। तो ये जो था किस गवर्नर जनरल के समय ये चुनाव हुए थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय, ठीक है ना, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला पॉइंट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत व्हीटल एवं टैटम ने दिया था, व्हीटल एवं टैटम ने। ऑप्शन सी सही होगा। तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था, ठीक है ना, हरगोविंद खुराना ने जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था। और जी मॉर्गन जो थे, मॉर्गन ने लिंग सहलंगता जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये जो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो होता है, ये सारे रोग लिंग सहलंगता के कारण ही आते हैं। तो जी मॉर्गन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है। इरेप्सिन किसको किस में चेंज करता है? ठीक है ना, इरेप्सिन जो है किसको किस में चेंज करता है? तो 23 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, मिला लीजिए। ए का 3 हो जाएगा। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, मतलब माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, हमेशा हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और कभी याद नहीं हो पाता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार आप गलती करके आते हैं, आपको याद नहीं रहता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया था? रदरफोर्ड ने परमाणु का सिद्धांत बताया था, परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। और नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, धान से निकलने वाली गैस कौन है? तो धान से निकलने वाली गैस जो है वो मीथेन गैस है। मीथेन गैस को हम और मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है, मार्स गैस, जिसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना सबसे ज़्यादा जो होता है वो ध्रुव पर होता है। ऑप्शन डी सही होगा, ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन B1 जो है उसका क्या रासायनिक नाम है? तो थायमीन होगा। विटामिन B3 का क्या होगा? निकोटिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन E को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम जो होता है वो फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। तो डी का 1, ठीक, ए का 3, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 4। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है 27 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल जो है निर्वात में जो होती है वो 0 होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? वर्णांध का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जिसे लाल और हरा चुनने में बहुत ही परेशानी होती है, वैसे व्यक्ति को वर्णांध पुरुष कहा जाता है। तो इसका आंसर 0% होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पिता वर्णांध हो तो उसके बच्चे भी वर्णांध होंगे, 0% संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 30 नंबर। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन जो है ना वो साइलेंट वैली मतलब केरल में पाया जाता है।
शंकु वृक्ष वन, ठीक है, शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में पाए जाते हैं और पतझर वन जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए का 4, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, एक ही से मिल गया। ए का 4 देख लीजिए तो एक ही में था, इसलिए डायरेक्ट हमने मिला दिया। ठीक है, 31 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 32 नंबर क्वेश्चन। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में आप देखिए, बिहार का अगर आप मैप बनाएंगे तो ठीक है, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ तो हो जाएगा, लेकिन बिहार ऐसे ही है दिखता है। तो यहाँ नेपाल कहाँ है? तो उत्तर की तरफ है। ठीक है, नेपाल जो है कहाँ है? उत्तर की तरफ है। तो आप देख सकते हैं नेपाल जो उत्तर में है, तो उत्तर में पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सारे जो राज्य हैं बिहार के वो सभी नेपाल से मिलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो ईटानगर। ठीक है, मणिपुर का कहाँ है? मणिपुर इम्फाल, मिजोरम का और नागालैंड का कोहिमा, मिजोरम का कहाँ है? तो आइजोल है। ठीक है, मिजोरम का आइजोल। बहुत लोगों को राजधानी भी याद नहीं रहता है, तो लोग याद कर लेंगे, नहीं तो कभी कभी एक नंबर भी आपका रिजल्ट नहीं ला सकता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। तो लखनऊ में और कौन कौन है? केंद्रीय वनस्पति है, औषधि है, औषधि अनुसंधान जो है वो कहाँ है? लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। और विष अनुसंधान भी लखनऊ में है। तो ये तीनों जो है लखनऊ में स्थित है। वनस्पति हो गया, औषधि हो गया और विष अनुसंधान, ये तीनों कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? ठीक है, तो ये जो था भू राजस्व प्रणाली वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उसी का ये 3 प्रकार का व्यवस्था है, जिसमें आपका रैयतवारी है, जमींदारी है और महलवारी है। तो सबसे बेस्ट जो कृषकों के लिए था वो रैयतवारी व्यवस्था थी, ऑप्शन बी, जो 51% भूमि पर थी। ठीक है, 51% भूमि पर। 30% पर आपका जो था वो महलवारी था। ठीक है, महलवारी। और जमींदारी जो था वो 19% था, 19%। ठीक है, 19%। तो आप इस तरह से बांट लीजिए, सबसे बढ़िया कौन था? रैयतवारी व्यवस्था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के तहत हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था सहायक संधि को लाया था सबसे पहले। तो ये कब आया था? 1798 ईस्वी में। 1798 में सबसे पहले जो है हैदराबाद इसमें सम्मिलित हुआ था। हैदराबाद सम्मिलित हुआ वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद 1799 में तंजौर और मैसूर इसमें सम्मिलित हुआ 1799 में। और 1799 की एक और घटना है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो वेलेस्ली के समय ही हुआ और इसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका 1801 में कौन अवध मिला? ये डेट भी जरूर याद रखिएगा, कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है। 1801 में। ठीक, उसके बाद 1802 में आपका पेशवा मिला था। ठीक है, पेशवा 1802 में। उसके बाद 1803 में भोसले और बरार। ठीक है, भोसले और बरार जो था ये इसके साथ था, ऑप्शन बी में आपका भोसले दिया हुआ है तो बरार हो जाएगा, ये 1803 में मिला था। और उसके बाद सिंधिया जो था ऑप्शन सी में दिया हुआ है वो 1804 में मिला था। तो ये सबका मैंने डेट बता दिया है। सिंधिया 1804 में, भोसले और बरार 1803 में। ठीक है, और पेशवा जो है 1802 में मिला था। हैदराबाद 1798 में सबसे पहली बार मिला था। तंजौर और मैसूर 1799 में मिला था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं हुआ, तो वो था इंदौर का होलकर शासक जो था वो सहायक संधि को नहीं स्वीकार किया था। ठीक है, तो एक और फैक्ट जान लीजिए कि सहायक संधि वेलेस्ली ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले भी जो था, इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने
सहायक संधि की शुरुआत की थी डुप्ले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? अशोक थे, प्रसन्नजित थे, कनिष्क थे, लेकिन चंड प्रघोत नहीं थे। ठीक है, चंड प्रघोत जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ठीक, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की प्रतिमा जो है वो सबसे पहले जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बहुत सारी मंदिरें बनी थी। ठीक है, जो कि गंधार एवं मथुरा शैली में बनी थी। तो बुद्ध की सबसे पहली प्रतिमा जो थी वो मथुरा शैली में बनी थी। प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली में। और ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनी वो आपका गंधार शैली में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? सर्वाधिक पूछ रहा है, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, किसके द्वारा? तो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन पूछेगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक ने, मतलब हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं खोजना है। हिंदुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता था? ठीक है, हिंदुओं पर लगाया गया कर जो था वो जजिया कर था। ये सही है, मतलब इसको गैर मुसलमान कहते थे। गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर जो था वो, या हिंदुओं पर लगाया गया कर, उसी को जजिया कर बोलते थे। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर एक धार्मिक कर था जिसे हम जकात बोलते थे। ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल जो था उसे खुम्स बोलते थे। ये भी सही है। और मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, ये जो है खराज, जो कि बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाद बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाले भूमि कर को जो है हम लोग उस्र के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे उसको? हम उस्र बोलते थे। ठीक है, और गैर मुसलमान मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर जो था वो खराज कहलाता था। क्या कहलाता था? खराज। हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज कहलाता था। और मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था वो उस्र कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कोंटी जो था वो इटली का यात्री था। कहाँ का? इटली का यात्री था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में 1406 ईस्वी से 22 ईस्वी तक उसका शासन रहा, उसी के काल में आया था। ठीक है, निकोलो कोंटी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश ने शासन किया? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे ज़्यादा जो था वो संगम वंश रहा था। संगम वंश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर चारों वंश ने, जो कि चारों ऑप्शन में दिया गया है, तो सबसे पहले कौन है? तो संगम वंश रहा। ठीक है, संगम वंश जो था ना 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया था, मतलब सबसे लंबा समय इसी का रहा, जो फर्स्ट नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता जो है वो सालू है। संगम के बाद किसकी स्थापना हुई? सालू वंश की। सालू के बाद तुलु वंश की, और सबसे लास्ट जो था चौथा राजवंश वो अरविडू वंश था। तो सालू वंश की स्थापना जो है सालू नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और अरविडू वंश की स्थापना जो है तिरुमल ने किया था। ठीक है, तिरुमल ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, आयरन पाइराइट्स होता है, लिमोनाइट होता है, लेकिन मैलेकाइट नहीं होता है। ठीक है, मैलेकाइट नहीं होता है। तो ये हेमेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, लिमोनाइट होता है और आयरन पाइराइट्स होता है लोहा का अयस्क। लोहा का संकेत क्या होता है? एफी होता है, जिसे हम फेरस बोलते हैं। मैलेकाइट किसका अयस्क होता है? तो मैलेकाइट कॉपर का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, जो लोहा का अयस्क नहीं है। ये किसका है? तो कॉपर का है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? ठीक है ना, हीरे का क्रिस्टल जो है वो चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और हीरा किसका अप्रूप है? तो हीरा कार्बन का अप्रूप है। हीरा के दो अप्रूप होते हैं, ग्रेफाइट एवं हीरा। ठीक, तो हीरा जो है कुचालक है और ग्रेफाइट सुचालक है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट 45 नंबर, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और विश्व का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो 1817 में बना था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया था? औसत लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, औसत लागत का सिद्धांत जो है इसका आंसर 46 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था। गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ को हम लोग क्या जानते हैं? एडम स्मिथ को जो है ना अर्थशास्त्र का पिता बोलते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। डेविड रिकॉर्डो ने जो है लगान का सिद्धांत दिया था। डेविड रिकॉर्डो ने लगान का सिद्धांत दिया था। और कीन्स ने जो है रोजगार का सिद्धांत दिया था। कीन्स ने किसका? रोजगार का। और डेविड ने लगान का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है 47 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ये कब से दिया जा रहा है ये भी हम एक बार में याद कर लेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से दिया जाता है, 1965 से। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो भटनागर जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है 1957 से। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1961 से, ठीक है, 61 से। और उसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 47 का आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका 48 नंबर, निम्न में कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है। जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी नदियाँ बहती है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन नहीं होता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें सिंधु नदी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख से प्रभावित होती है, क्या कि इंडिया का मैप थोड़ा सा इधर उधर बदल गया है, तो आप लोग देख सकते हैं सिंधु नदी जो है अब लद्दाख से, ठीक है ना, गुजरती है। और उसके बाद आप देख लीजिए चिनाब, झेलम और सतलज, ये जो है आपका सतलज भी लगभग जम्मू कश्मीर से होकर नहीं बहती है, ठीक है। 1 और 4 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन होगा 1 और 4। सिंधु नदी जम्मू से नहीं गुजरती है, न ही सतलज। तो जम्मू कश्मीर से इसमें से ऑप्शन चिनाब और झेलम गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा मेडागास्कर की राजधानी है? मेडागास्कर की राजधानी जो है ना एटांटनेरियो है, एटांटनेरियो है, ठीक है। एटांटनेरियो है जिसकी मुद्रा एरियरी है, एरियरी इसकी मुद्रा है, एरियरी, जो हिंद महासागर का, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है मेडागास्कर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 50 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे कम नगरीकरण किस ये राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो नगरीकरण है सबसे कम है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेट, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट करूँ। थोड़ा सा बोलने में अगर कन्फ्यूजन होता है तो होता है कि आदमी बताने के क्रम में थोड़ा सा, अब मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको बिना बुक्स के ही बताता हूँ। लेकिन आप 100% श्योर रहिए कि जो भी बताऊँगा एकदम 100% सही होगा। गलत अगर होगा तो मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप 100% विश्वास कीजिए, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर भी अगर मेरे द्वारा कट जाता है तो आप मुझे जो कहना होगा कहिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ये मेरी आशा है और विश्वास भी है कि मैं जो भी दूंगा ऑथेंटिक खोज कर ही सारी चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्मरणीय तथ्य थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सी विष्णु था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। और मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन जो थे वो पल्लव वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, महाबलीपुरम के एकात्मक या रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है, VVI क्वेश्चन। इसने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट है
कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंहवर्मन सेकंड ने, नरसिंहवर्मन सेकंड ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी जो हैं वो नरसिंहवर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। तो ये स्मरणीय तथ्य था आज का। तो दोस्तों आज का सेट ख़त्म हुआ, 10 नंबर टॉपिक ख़त्म। KRC मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर आगे मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। 11 नंबर टॉपिक जो होगा आपका कल हो जाएगा। तो ये सेट प्रैक्टिस जो है ना 100 सेट प्रैक्टिस है, 100 सेट प्रैक्टिस में आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 50 से तो आपके 5000 पूरे क्वेश्चन पूरे होंगे, और 5000 से मैं लगभग 10,000 क्वेश्चन तो ज़रूर ही बना देता हूँ, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, क्या कि मैं एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। तो इससे आप लोग को फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। ज़रूर जो लोग भी देख रहे हैं ईमानदारी से वो लोग ज़रूर बताएंगे कि क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं सीधे ऑप्शन ही डायरेक्ट आपको बता दूंगा। ऐसे मार्केट में ये बुक उपलब्ध है, आप लोग ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस चीज़ से पढ़ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको ये PDF भी मिल जाएगा और आप लोग इसका सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर मैं यहाँ देता हूँ, बाद में आपका आंसर भी साथ में रहेगा, ठीक है, जो आप मिला सकते हैं। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, फिर कल मिलते हैं नए जोश जुनून के साथ। धन्यवाद दोस्तों।